सत्य भाई ने जहां से अपने वक्तव्य को बंद किया वहां से मैं शुरू करता हूँ। सत्य भाई ने कहा कि यहाँ कम से कम एक दिन के लिए आओ, एक महीने के लिए आओ। तो मैं मेरी यात्रा शुरू कैसे हुई वहां से मैं शुरू करता हूँ। उम्र के 24वें साल में, आज मेरी उम्र 52 है, 52 है। उम्र के 24वें साल में सिर्फ एक दिन के लिए मैं सेवाग्राम आश्रम आया था, सिर्फ एक दिन के लिए। तब मेरे कॉलेज में एडमिशन थी, मास्टर डिग्री मैं कर रहा था इकोनॉमिक्स में, कुछ पार्ट टाइम काम भी कर रहा था। लेकिन अंदर से उमंग थी कि नहीं, गांधी को हमें समझना है, क्योंकि पढ़ाई वगैरह तो एक चलती है। तो मैंने बोला चलो एक दिन गांधी का आश्रम देखकर आते हैं, फिर जाकर फिर और अपनी पढ़ाई, अपने जो कुछ रहती है दुनियादारी अपने जीवन की, वो शुरू करते हैं। लेकिन जब मैं एक दिन आया और उस दिन भारत देश को 50 साल पूरे हुए थे। कितने? 50 साल। बराबर 15 अगस्त 1997 को मैं फर्स्ट टाइम, मेरा गांव यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पर है। तो जब मैं एक दिन के लिए आया, फिर सेवाग्राम देखा, फिर वहां से पवनार आया। फिर पवनार में मुझे मैं जब अमरावती में पढ़ रहा था, यानी इसके कैसे लिंक जुड़ते वो भी मैं आपको बताता हूँ। 97 यानी 95 से 97 में अमरावती में था यही। और वहां पर 97 के धुपकाले में राजू भाई का व्याख्यान था अमरावती में, राजू दीक्षित जी का। तो वो व्याख्यान सुनने मैं गया था मई 1997 में। तो उस जगह पर एक बंदा आया था, उन्होंने कहा कि भाई मुझे, उनको कहा मैंने कि मुझे सेवाग्राम जाना है, तो उन्होंने फिर मुझे निविता नीलम का एड्रेस दिया था। तो वो मेरे दिमाग में था। ये बात है मई 1997 की। लेकिन वो बात जब याद रही तो मुझे लगा कि चलो सेवाग्राम जाने देखना है। और उसी समय मुझे निविता नीलम का नाम पता चला। तो सिर्फ पवनार सेवाग्राम देखने के बाद कुछ, चलो एक नाम है, पता है कि निविता नीलम, तो बहुत। आज तो अभी एकदम डायरेक्ट आपके यहाँ तक गाड़ी लगती है। उस समय मैं कम से कम 2 किलोमीटर पैदल आया था और कम से कम 10 से 12 लोगों को पूछकर आया था। इतना हमारा ये जो सेंटर है इंटीरियर में था। ये जो आजू बाजू में दिखती है ना, पूरी पहाड़ी यानी एरिया था ये, और कुछ भी नहीं था। यानी 28 साल हुए उस घटना को। तो पूछ कर आया। और जब उस समय मैंने जब देखा यहाँ का माहौल, उस समय सत्य भाई नहीं थे उस दिन, लेकिन किशोर भाई वगैरह थे। तो फिर उनसे साथ जो मेरी बात हुई, यानी जीवन में टर्निंग कैसे आता है, उसका मैं थोड़ा बात करके फिर मुख्य विषय पर आऊंगा। तो जब मैं किशोर भाई से, भरत भाई से, दूसरे भारत भाई थे हमारे, उनके साथ बात की, ऐसा लगा कि नहीं, इस सेंटर को खाली एक दिन को समझने से नहीं होता है। तो उसी दिन मैंने निर्णय किया है कि मैं 6 महीने के लिए आ रहा हूँ। जबकि मेरी एडमिशन, मेरा जॉब, मेरा सब कुछ था, लेकिन एक के दिन खाली 5 मिनट के मैं नीलम में आया था, इसी सेंटर में। उस समय जब अभी वो आखिरी छोर में जो लाल बंगला है ना, गौशाला के पास में, वो लाल बंगला था। ये बिल्डिंग में नहीं थी, ये बिल्डिंग तो 2007 में बनी। तब की मैं बात करूँ। खाली एक रसोड़ा, अभी हम जहाँ भोजन करते, प्रार्थना करते, वो रसोड़ा और वो लाल मकान, मंदिर भी नहीं था। तो उस समय फर्स्ट टाइम मैं 6 महीने के लिए इस नीलम में आया। 6 महीने आने के बाद, क्योंकि घर वालों को भी समझाना था कि भाई क्यों जा रहा हो, क्या जा रहा हो, परमानेंट यदि पहले दिन कहा तो घर वाले भी छोड़ते नहीं। फिर 6 महीने रहने के बाद लगा कि इतने से पेट नहीं भरा, तो फिर बाद में 2 साल के लिए आया। और बाद में 2003 में तो पूरा संकल्प लिया कि अभी ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर पूरे जीवन है इसमें लगाना है। तो उस दृष्टि से आदमी जब नीलम में एक दिन के लिए आता है तो पूरा जीवन वो उसका बदलाता है। ऐसा ये एक सेंटर है। तो ये हुआ। फिर तब से लगभग 15 साल में इसी सेंटर में आने। फिर 2008 में पूरे देश भर की यात्रा भी की। एक साल में हम, एक मैं और एक ओडिशा का साथी था, कम से कम हमने 18 स्टेट हम घूमे। कि भाई 2008 तक तो हम रहे थे, लेकिन हमारा भारत देश कैसा है, भारत देश में हमारी संस्थाएं किस तरीके से काम करती है। तो 2008 में एक साल में पूरा फिर भारत देश का अध्ययन किया। बस और ट्रैवल से हम 30,000 किलोमीटर घूमे थे एक साल में। तो वो एक हुआ। फिर लेकिन ये जो सब यात्राएं मैं कर रहा था सिर्फ घूमने के लिए या आश्रम में आकर साधु बनना, इसके लिए मैं नहीं कर रहा था। गांधी के सोच पर गांव कैसे बनेंगे, किस तरीके के ग्राम स्वराज जाएगा, ये मेरी अंदर से मेरी तड़प थी। उसके लिए मैं आश्रम में रह रहा था, खुद को समझने के लिए, खुद को बनाने के लिए। तो फिर मैं बाद में 2012 में पहली बार मैं मेरे गाँव गया। यानी बीच में कई 10 साल तो एक भी दिन गाँव नहीं गया, कभी पूरे इधर ही था। फिर 2012 में जब गाँव गया
तब से फिर गांव में एक जो है अन्ना हजारे जी का जो है उनका जो काम किया, और उसके बाद पूरा काम करते करते याद आया कि आज की व्यवस्था में जो मुख्य समस्या है, व्यवस्था ही समस्या है। हमारे लाखों लोग शहीद हुए हैं लोकशाही के लिए, लेकिन इस लोकशाही को पक्षशाही ने पूरा जखड़ रखा है, पूरा बर्बाद किया है। तो जब तक इस व्यवस्था के लिए कुछ पर्याय आप खड़ा नहीं करेंगे, तब तक यानी कितनी भी बातें करेंगे, कितनी एक एक गांव होगा, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक ये व्यवस्था में जैसे एक सादा ये है कि माहिती का अधिकार यानी इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन का जो है कि कम से कम पूछ सकते हैं, यानी कायदा क्या करता है। तो मुझे मेरा सबसे ज्यादा जो यह है कि जब तक व्यवस्थाएं चेंज नहीं होगी, यानी उसमें सुधार नहीं होगा, तब तक हम जैसे कितने भी भाषण करेंगे, कितने भी मीटिंग करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने जब यूट्यूब पर देवेंद्र भाई को सुना, जनता सरकार मोर्चा का सुना, तो व्यवस्था परिवर्तन, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ जाना चाहिए। तो इसीलिए फिर मैं परसों से पूरा समझने के लिए कि व्यवस्था किस तरीके से चेंज होगी। और उसके पहले फिर जब पूरा जो मैं 97 से लेकर जो रहा, ग्राम स्वराज्य मेरा मुख्य सब्जेक्ट था, तो अभी मैंने कितना भी आपके सामने भाषण कर दिया, तो भाषण का खाली 5-10% आपको याद रहता है। यहाँ बड़े बड़े मुख्य वक्ता बात करते हैं, लेकिन 10% से ज्यादा आपके ख्याल में नहीं रहता, और जब आप दूसरे काम में रहता तो वो भी निकल जाता है। भाई परफेक्ट मुझे क्या कहना है, इसके लिए एक जो हमने बात करते हमारी सोच है, उसको एक किताब के रूप में भी लिखना आवश्यक लगा मुझे। तो इसीलिए फिर मैंने पहली बार ये तालुका सुराज्य व्यवस्था एक किताब लिखा। एक किताब राज्य सरकार के लिए, हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए लिखा है। और सिर्फ लिखने से फिर लगा कि लिखकर क्या होगा, मैंने किताब लिखा, मेरे साथी कुछ पढ़ेंगे, ये होगा। तो ऐसा लगा कि ये तो किताब मैंने गवर्नमेंट के लिए लिखी है, क्योंकि गांव के जो कायदे कानून कैसे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय नहीं करता है। हमारा जो यह है कलम 40 के अनुसार वो स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार, कि मेरे गांव में समझो, हम जिस गांव में बैठे साटोड़ा अंग में, हमारे यहाँ भी ये फडणवीस सरकार आने के पहले जो 7 मेंबर रहते थे पंचायत के, उसमें से एक सरपंच चुनता था। लेकिन जब फडणवीस आए, उनको लगा कि नहीं, उसमें से नहीं होना चाहिए, तो अभी पूरा गांव चुन कर देता है। जैसे आपके यहाँ हरियाणा में 7,000 पंचायत है, वैसे हमारे यहाँ 28,000 पंचायत है, यानी आपसे लगभग 2.5-3 गुना पंचायत हमारी है, और 40,000 गांव है। तो इतनी सारी व्यवस्था जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हाथ में होती है, तो इसलिए फिर गवर्नमेंट के पास लिए किताब लिखा। तो किताब लिखने से फिर 1 मई, अभी जो इसी साल का 1 मई 2025 से 15 अगस्त 2025, यानी पूरे 3.5 महीने में महाराष्ट्र में 5,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की। मैं और मेरा साथी लगभग 100 या 110 किलोमीटर हम एक दिन में चलते थे। और हमारा जो टारगेट था, गांव टू मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय मुंबई, और मुंबई टू गांव, ऐसा हमारा यात्रा का रूट था। यानी गांव से मैं निकला तो सीधा फिर मंत्रालय पहुंचा, जहां हमारे सब मिनिस्ट्री बैठती है, फिर वहां उनको मिलकर फिर वापस गांव आया। तो उसमें हमने सीएम को भी मिले, डिप्टी सीएम को मिले, जो हमारा विलेज मिनिस्टर है उनको मिले, और जिस डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जाते थे, एमएलए, एमपी, अन्ना हजारे हो, या इन सब लोगों को मिलकर उनको ये सोच बताकर कि भाई मैं किस लिए घूम रहा हूँ, एक किताब यानी क्या है। तो एक किताब की मैं पहले आपसे बात करता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए 2 यानी भाग में मैं बात करता हूँ। एक तो मैं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए जो मैंने सजेशन दिए है, वो पहले इसमें बताता हूँ। और जब तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो कोई मैंने बता दिया या हम लोगों ने बता दिया, देवेंद्र भाई ने या किसी ने बता दिया, हमारे कुमार प्रशांत जी भाई, आप ऐसे ऐसे करो, वैसा गवर्नमेंट कभी नहीं करता है। तो एक तरफ गवर्नमेंट को समझाना, और दूसरी तरफ ग्राउंड रूट पर जिस जगह मैं बैठा, उस जगह पर उसके अनुरूप काम शुरू करना है, मॉडल खड़ा करना। ऐसे 2 मेरे मुख्य काम है। इसलिए एक तरफ मैं जो बड़े बड़े लोग हैं उन सबको समझाना, जो गवर्नमेंट में बैठे या समाज में बैठे हैं, और दूसरी तरफ जो हम कहते हैं उसका अनुरूप मॉडल तैयार करना। तो गवर्नमेंट को हम ये समझा रहे कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो होता है इलेक्शन। कि अभी समझो आप भाई बैठे हैं, लेकिन यही भाई कल जाकर सीएम बने, एमएलए बने, एमएलसी बने, या गांव का सरपंच बने, तो सामान्य आदमी से लेकर एक पदाधिकारी जिसको कहते हैं,
जो उसके पास पद आता है उसका बीच का एक मुख्य कड़ी है इलेक्शन। जैसे हम परीक्षा में यानी जाते हैं कि भाई एक स्टूडेंट होता है और एक ऑफिसर होता है, लेकिन जब वो स्टूडेंट होता है वो ये परीक्षा देकर देकर ऑफिसर बनता है। तो स्टूडेंट और ऑफिसर के बीच में जैसी परीक्षा है वैसे सामान्य आदमी से लेकर पदाधिकारी यानी जो हमारे सरपंच से लेकर पीएम तक जो कुछ बीच का मुख्य जो जोड़ने वाली कड़ी है वो है इलेक्शन। और आज के इलेक्शन किस टाइप होते हैं वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हर एक को पता है। तो इसीलिए जब तक हमारे ये इलेक्शन जो मुख्य कड़ी है उसमें सुधार नहीं होगा तब तक वहां जाने वाला आदमी में सुधार नहीं होगा। ये मेरी सबसे पहली मुख्य यह है कि जब इलेक्शन में कोई भी आदमी, अभी हमारे यहाँ भी है कि मैं एक उदाहरण देता हूँ गांव का। अभी तक मेरा गांव 2000 आबादी का है। अब तक तो वो जो मेंबर है उसमें से सरपंच चुनता था, अभी पूरा गांव उसका चुनता है। 2000 लोग उसको वोट करेंगे तब वो सरपंच बनेगा 5 साल के लिए। वो 2000 लोगों को मनवाने के लिए यदि उसको 20 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है सरपंच बनने के लिए, वो हमारे यहाँ का जो मेरे जैसे गांव है वहां 10-15 लाख है। और जो भी पुणे बम्बई जहाँ बड़े बड़े गांव है जो बहुत यानी उसके आजू बाजू में शहरी इलाका है वहां तो 50 लाख क्या 1 करोड़ तक भी जाता है सरपंच के लिए। तो मैं मेरे गांव की बात करता हूँ, मेरे गांव में भी 10 से 15 लाख रुपए खर्चा करके एक सरपंच बनेगा। पर 15 लाख खर्चा करने वाला सरपंच जब बनेगा तो 15 लाख रुपए पहले अपने निकाला गया कि पहले गांव का काम करेगा? क्या करेगा? पहले अपना निकालेगा। सिर्फ परीक्षा देकर पास होने वाला ऑफिसर और 25-30 लाख डोनेशन भर के होने वाला ऑफिसर, दो में जैसे फर्क है वैसे यहाँ भी है कि जो एक सरपंच से लेकर कोई भी पदाधिकारी जिसको हम कहते हैं मराठी में, कि भाई एक आदमी यदि 15 लाख भर के यदि वो सरपंच बनता है गांव का तो वो आदमी फिर पहले अपने 15 लाख निकालेगा और आगे का इलेक्शन के लिए 15 लाख की व्यवस्था करेगा। यानी 30 लाख तो उसको कमाना ही कमाना है। जैसे बात कल प्रकाश पोहरे जी ने की कि एक डॉक्टर बनने के लिए कितना करोड़ लगता है, तो वो पहले अपने पैसा निकाला गया कि पहले वो पेशेंट की सेवा करेगा। तो वही उदाहरण यहाँ है। तो इसीलिए जब तक हमारे इलेक्शन में सुधार नहीं होगा तब तक वहां सही लोग नहीं जाएंगे, और जब तक व्यवस्था में सही लोग नहीं जाएंगे तब तक सही उसकी हमारी पॉलिसी नहीं बनेगी, या जिसके लिए लाखों लोगों ने हमें स्वतंत्र दिया है उसका फलित नहीं होगा। तो इसके लिए फिर हमने एक सुझाव दिया है गवर्नमेंट को कि तालुका सुराज्य व्यवस्था, कि जैसा कैसा है कि गांधी जी का ग्राम स्वराज्य कहते हैं, हम सब लोग ग्राम स्वराज्य कहते हैं, लेकिन गांव ये जो यूनिट है एकक है ये बहुत छोटा है। 500 से लेकर मैक्सिमम 10 से 15 हजार तक एक गांव होता है। इसलिए गांव स्तर पर ना के बराबर कोई मॉडल बन नहीं सकता है। और डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में 1200 पंचायत है यानी 2000 गांव है और लगभग यानी 25 से 30 लाख उसकी आबादी है। तो मेरा एक मुख्य जो यानी चिंतन रहा है कि गांव ये बहुत छोटा पड़ता है, गांव लेवल पर कोई मॉडल नहीं बन सकता है, और जिला बहुत बड़ा होता है, जिले में भी कोई मॉडल नहीं बनता है। इसके लिए बीच की जो कड़ी है वो है ब्लॉक, जिसको हम तहसील कहते हैं, तालुका कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ 351 तालुका है यानी 28,000 में। हरियाणा में कितना है? 7,000 पंचायत हो तो तालुका कितना है? ब्लॉक कितना होगा? 295 है, यानी छोटे छोटे ब्लॉक है। हमारे यहाँ लगभग 28,000 के लिए 351 यानी आप 350 याद रखो, 350 ब्लॉक है और 34 डिस्ट्रिक्ट है, 34 महाराष्ट्र में। तो गवर्नमेंट को हमने नाम ही रखा है तालुका सुराज्य व्यवस्था, यानी एक ब्लॉक में हमारे यहाँ 80 का एवरेज आता है कि एक ब्लॉक है उसमें 80 पंचायत आएगी। तो इसीलिए 80 से लेकर 100 तक 100 गांव। तो हमने ये गवर्नमेंट को सुझाव दिया है कि 100 गांव के लिए जितना भी कितना कपड़ा लगता है, कितना तेल लगता है, कितना साबुन लगता है, कितना अनाज लगता है, या वहाँ खेती वालों की क्या समस्या है, बेकारी की क्या समस्या है, वहां पर पेड़ पौधे कितने लग सकते हैं, उन सबका जो प्लानिंग होगा वो ब्लॉक के लेवल पर होगा। ना हमें कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सिर्फ फंड देगा और गाइडलाइन देगा, बाकी ब्लॉक लेवल पर क्या क्या करना है
वो सब हम वहाँ जो 80 पंचायत के जो सरपंच होंगे वो हम 80 लोग एक जगह बैठेंगे ब्लॉक लेवल में और हम हमारा पूरा प्लानिंग करेंगे। पूरा यानी इसका ही नहीं, कपड़े से लेकर तब पूरा जहां पर हमारे कितनी जरूरतें है। तो ये हमारी मुख्य सोच है कि तालुका सुराज्य व्यवस्था जो कुछ भी व्यवस्था है, पहले स्वतंत्रता के पूर्व जो हमारी व्यवस्था लंदन से चलती थी, उसके बाद खाली एक शहर में ये हुआ कि दिल्ली और मुंबई यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कैपिटल, खाली 2 जगह से हमारी पूरी सत्ता चल रही है स्वतंत्रता के बाद। इसीलिए उसको हम ये कह रहे हैं कि भाई बंबई में जो जो बनता है वो हमारे काम का नहीं होता है। जैसे मैं अभी पूरा 12-13 साल से मैं मेरे गांव में हूँ। एक आधा कोई वो जो ये कुछ काम करता है तो मिनिमम 50% उसका एक तो एस्टिमेट है, 30% मैक्सिमम होता है, 30-40% यानी एक घर बनाने के लिए हमें कम से कम 10 लाख लगा। तो यही गवर्नमेंट यदि कुछ एस्टिमेट निकालेगा तो उसका तो कम से कम 14-15 लाख तो इसका एस्टिमेट होता है। और 15 लाख की जगह वो जो है कॉन्ट्रैक्टर वो 7 लाख का काम करता है। वो क्यों होता है कि बीच की इतनी बड़ी उसकी यह है कि सरपंच से लेकर ऑफिसर तक या एमएलए तक, तो बीच का पूरा जो यह है चेन है तभी खत्म होगी कि डायरेक्ट स्टेट टू ब्लॉक जो कुछ भी पैसा हमारे 80 गांव का विकास करने के लिए जितने भी हमें रोड बनाने हैं, जो कुछ हमारी समस्या है एक ब्लॉक की, उसका सीधा फंड जो है वो उस ब्लॉक में आएगा। और उस ब्लॉक में बैठकर हम पूरा प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से हमारे ब्लॉक का विकास हो और उसके क्या क्या किस तरीके से इलेक्शन होगा, कौन से ब्लॉक में कितने मेंबर होंगे, उसके क्या क्या अधिकार होंगे, फंड कितना आएगा, उसका पूरा डिटेल हमने इस किताब में लिखा है। और इसका हिंदी ट्रांसलेशन खुद संजू भाई ने किया है, संजू शर्मा जी, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ है। इसलिए आपको किसी को भी ये हिंदी में समझना, इंग्लिश में समझ, हाँ मराठी वालों के, महाराष्ट्र वालों के लिए मैं बता देता हूँ कि इसकी हमें कॉस्ट जो छपवाने खाली 20 रुपए लगी है। इसके लिए किसी को भी महाराष्ट्र वाले को लगा कि भाई ये किताब मुझे चाहिए, पढ़ना है, समझना है, तो वो जरूर हमारे पास से 20 रुपए में वो खरीद सकता है। और जो हिंदी और इंग्लिश वाले भाई है उनको संजू भाई के पास पीडीएफ है, तो उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो वो पीडीएफ के स्वरूप में है। तो ये अभी गवर्नमेंट को समझाना हमारा चालू है। एक यात्रा हमारी हुई है, एक यात्रा से काम नहीं चलता है तो उसके लिए दूसरी तीसरी क्या क्या करना है वो भी हम फिर कंटिन्यू काम करते रहते हैं। फिर ये गवर्नमेंट के लिए, फिर अभी मैं मुख्य मेरे गांव के लेवल पर क्या कर रहा हूँ। एक तो यहाँ से जाने के बाद जैसे मैं निलम में रहा हूँ और बैचलर हुई, इसलिए वहाँ भी हमने एक सेंटर खोला है। हमारे सेंटर में ऑर्गेनिक खेती, गौशाला, धूपकाले में बच्चों के लिए शिविर वगैरह, ये बहुत बड़ा सेंटर है, हमारा एक छोटा सा सेंटर है, तो वो एक करते हैं। और दूसरा मुख्यतः काम गांव को लोगों को समझा रहे हैं कि ये तो लिखने से यानी गवर्नमेंट करेगा तब करेगा, लेकिन कम से कम मेरा जो तालुका है उसका नाम नेर तालुका है, कि मेरे गांव मेरे तालुका में इसके अनुरूप पहला मॉडल बने, उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। वो कुछ अभी एक ही साल में आएगा ऐसा नहीं कि उसके लिए हमारे एमएलए या वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर है उन सबको समझाना चालू है कि भाई हमारे गांव का इलेक्शन किस प्रकार का होगा, उसके लिए तैयारी शुरू कर दी। हमारे यदि लोगों ने साथ दिया तो कम से कम 2-3 साल में एक हमारा मॉडल बन जाएगा, और एक भी मॉडल यदि बन जाए तो उसकी फिर कॉपी पूरे 351 जो ब्लॉक है उसमें हो सकती है। तो इसमें से मुख्य जो हमारे बिंदु है कि अभी मैं एक उदाहरण लेकर फिर आपको समझाता हूँ कि व्यवस्था चलेगी कैसी, कि जिसको हमने नाम दिया है तालुका सुराज्य व्यवस्था, ये चलेगी कैसे। तो मेरे गांव में जो है उसके लिए खाली अभी क्या होता है कि जैसे मेरे गांव में पंचायत है तो वहाँ खाली इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड यानी, और वो भी बहुत खर्चा करके चुने हुए वहाँ लोग जाते हैं। इसलिए हमने जो यहाँ कहा है हमारे व्यवस्था में कुल 4 प्रकार के मेंबर रहेंगे, इलेक्टेड रहेंगे और बाकी 3 प्रकार के सिलेक्टेड रहेंगे। सिलेक्टेड मेंबर में हम उसको इंटरव्यू मेंबर कहते हैं, कि जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको कि मेरे गांव में अभी 9 ये है 9 मेंबर की पंचायत है, 9 मेंबर के जगह और एक सरपंच है तो ये 10 हो गए। तो जितने मेंबर है उसमें से 2 कम यानी 7 लोग वो इंटरव्यू मेंबर होंगे, कि मेरे गांव को जिसको लगा कि भाई मुझे इलेक्शन में नहीं जाना है, मुझे पैसा खर्चा नहीं करना है, वो दलदल में नहीं फंसना है, लेकिन मेरी क्षमता है कि मैं गांव के लिए कुछ करूं, तो उसके लिए लोग अपना अपना एप्लीकेशन देंगे मेरे गांव के, उसकी एक व्यवस्था होगी जो कुछ यानी जिसके पास देना है, और उसमें से फिर उसका इंटरव्यू होगा।
कि वो कुछ भाई गांव के कुछ लीडर जो है वो नहीं चुनेंगे उनको, और वो जो इंटरव्यू लेने वाली जो टीम होगी वो एकदम तालुका के बाहर की होगी, वो किसी को पहचानेगी नहीं गांव में। तो इस तरीके से वो 10 लोग इलेक्टेड हो गए, 7 लोग इंटरव्यू मेंबर हो गए, 10 7 17, और ये 17 लोग और अपने 3 मेंबर चुनेंगे कि ऐसा लगा कि नहीं हमें काम करना है, हमारे गांव का विकास करना है, तो उसमें से हमें इस व्यक्ति की जरूरत है। तो उसमें से वो 3 लोग जो है उसको हम स्वीकृत सदस्य कहते हैं, वो स्वीकृत सदस्य भी चुनेंगे, और उसमें से फिर जो तटस्थ रूप से जो पद सिद्ध कहते हैं वो भी सदस्य रहेंगे। यानी आज के डेट में जो 10 लोगों की पंचायत है मेरे गांव की, उसके जगह 21 लोग पंचायत में बैठेंगे, और वो 20 लोग हर 3 महीने में अपना, जिसको हम अधिवेशन कहते हैं, उस अधिवेशन में पूरे गांव के लिए क्या क्या जरूरत है उसका जो फैसला है वो हर 3 महीने में होगा, अधिवेशन में होगा। ये जो 10 लोग है इलेक्टेड, अभी जो सरपंच और 9 मेंबर, वो सिर्फ नहीं करेंगे, 21 लोग एक जगह बैठेंगे और 3 महीने में एक बार बैठेंगे, और 3 महीने में जो निर्णय होगा उसका खाली फॉलो अप लेना वो सरपंच का काम होगा, कि भाई हमने जो अधिवेशन में जो जो कुछ निर्णय हुए हैं, जो पॉलिसी हमारी तय हुई है, रास्ता बनाना है या और कुछ भी जो कुछ जरूरत है गांव की, वो पूरा करने का काम खाली जो एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं, जो सरपंच उसका रहेगा। लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग है, जो कुछ जजमेंट निर्णय लेने हैं, वो सब 21 लोग लेंगे और 3 महीने में एक बार लेंगे। तो इस तरीके से ये पंचायत का स्वरूप है। और उसके आगे फिर जो मुख्य व्यवस्था है वो तालुका लेवल पर रहेगी, कि ये जो हमारे इसमें 80 लोग हैं, 80 लोग फिर 80 गांव में से एक एक सरपंच जो है वो अपने हर 3 महीने में एक बार ब्लॉक में बैठेंगे, और पूरा तालुका में कितने क्या क्या उसका ये है प्लानिंग है वो पूरा करेंगे। इलेक्शन खाली गांव के लेवल पर होगा, इलेक्शन ना ब्लॉक के लेवल पर होगा ना डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर होगा। अभी ब्लॉक के लेवल के भी लोग चुन कर देना होता है, जो जिला में बैठे जिला परिषद उसके भी लोग चुन कर देना होता है। हमारे यहाँ वो नहीं होगा इस व्यवस्था में, खाली गांव में जो है इलेक्शन सिर्फ गांव में होगा। इसीलिए जो ज्यादा जो भ्रष्टाचार होता है इलेक्शन में, इसको पैसा नहीं उसका देना, वो भी नहीं होगा। तो उस तरीके से फिर वो पंचायत में बैठेंगे, और पंचायत के लिए जितना कुछ फंड रहता है ये रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट से सीधा ये रहेगा। और रहा फिर डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसी असेंबली यानी इलेक्टेड हुए असेंबली नहीं रहेगी। जो कुछ हमारे 16 ब्लॉक है हमारे इसमें, या जैसे वर्धा में 8 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक में से कुछ लोग चुनकर फिर खाली उनका जो ये रखना है, समन्वय करना है, गाइडलाइन देना है, उतना ही काम खाली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई पॉलिसी मेकिंग या ये करना कुछ नहीं होगा। इन ब्लॉक लेवल में यदि कुछ झगड़े होते हैं या इन दूसरे के इसलिए कुछ उनको जरूरत होती है, उनका मार्गदर्शन करना, गाइडलाइन करना, वो खाली काम डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा। इसलिए सबसे मुख्य काम तालुका लेवल पर होगा, और तालुका ने जो जो पॉलिसी की उसकी जो इम्प्लीमेशन करने का काम हो पंचायत का रहेगा। तो इस तरीके से हमने इसको तालुका सुराज्य व्यवस्था ये नाम दिया है, और वो काम हम कर रहे हैं। तो आप सबने सुना, और आप कभी लगे तो जरूर एक बार आप पढ़िए, उसमें मेरा नंबर वगैरह है, और आपको क्या लगता है इस व्यवस्था में वो भी आप बता सकते हैं, पीडीएफ के रूप में आप जरूर पढ़ सकते हैं। और यदि आपके कुछ सवाल है कुछ है तो हो सकता है, नहीं तो मेरा यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद। संजू भाई के पास है, हाँ हिंदी और इंग्लिश का दोनों। संजू भाई उन्होंने कर दिया, तो उनसे मिल जाएगा। चलो बहुत बहुत आपका आभार। जय हिंद, जय जगत। कुछ पूछना है, सवाल है तो जरूर पूछे। हाँ प्रैक्टिकल तो मेरे इसमें चल ही रहा है अभी वो हाँ हाँ अभी वो मिल जाएगी, इस इलेक्शन से शुरू हो जाएगा वो। मुझे लगता है मैं थोड़ी मध्यस्थता के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये के सभी लोगों की एक खासियत है कि जब तक आप निकालोगे नहीं तब तक ये उड़ेलते नहीं। तो इन्होंने मोटी मोटी बात यही है, परंतु अंदर जो गहरी डिटेल है वो जाननी जरूरी है। तो मैं एक प्रश्न और संदर्भ करता हूँ कि पंचायत और ग्राम स्वराज के बीच में क्या अंतर है? ग्राम सभा तो हमारे जो कुछ है, यानी स्वतंत्रता के पहले भी हमारी ग्राम सभा तो यह है। ये पंचायत तो खाली एक व्यवस्था का ढांचा है। जैसे ग्राम सभा है, ग्राम सभा के लिए जैसे पंचायत के लिए आपको खड़ा रहना है, 500 की है, 9 की है, 11 की है, वो अलग अलग व्यवस्था के लिए पंचायत है। ग्राम सभा तो शाश्वत के रूप में है ये, कि जो आदमी, उसको भी हम 18 साल के ऊपर का कहते हैं, लेकिन ग्राम सभा का तो जो बच्चा समझदार हुआ है वो सब ग्राम सभा का सदस्य होता है।
और पंचायत व्यवस्था के लिए ग्राम सभा एक शाश्वत स्वरूप है व्यवस्था का। लेकिन आपको व्यवस्था के रूप में यदि बता दिया जाए तो ग्राम सभा ही सभी निर्णय करेगी। खाली उसका जो सभी लोग तो कोई चेक पर साइन नहीं करेंगे या सभी लोग कोई ब्लॉक में या डिस्ट्रिक्ट में जाकर नहीं जा सकते। प्रतिनिधि के रूप में पंचायत है और मुख्यतः ग्राम सभा ये गांव का मुख्य कायदे मंडल है और उसका जो अमल बजावनी करना है वो पंचायत है। ये जो शब्द है प्रतिनिधि, ये प्रतिनिधि वास्तव में प्रतिनिधि है या एजेंट? क्या ये प्रतिनिधि है या एजेंट है? नहीं है प्रतिनिधि, लेकिन आज के रूप में वो एजेंट बन गए। मूल में प्रतिनिधि है वो। मतलब शब्द के रूप में तो वो प्रतिनिधि बोला जाता है कि लोग प्रतिनिधि है, बराबर। गांव का प्रतिनिधि है, ठीक है, पंचायत का प्रतिनिधि है, परंतु उसका जो मुख्य काम है वो सेंटर या स्टेट की जो पॉलिसीज है उसको गांव में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। जैसे पुराने जमाने में राजा के द्वारा नियुक्त किया हुआ गवर्नर या कलेक्टर होता था, गवर्नर होता था, जो राजा की जो पॉलिसीज है उसको जाके वो गांव में इम्प्लीमेंट करता था। ये रोल है सरपंच का कि गांव के लिए, गांव के द्वारा, गांव के साधनों से, गांव की मदद से क्या वो कोई पॉलिसी बना सकता है, नहीं क्या सही, वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्या ऐसी कोई संभावना है? नहीं ये बहुत सही शब्द है वो बताना। वो हमने किताब में लिखा है कि आज ये पंचायत खाली एजेंसी बनी है। जैसे मेरे गांव में हमारे एक मुख्यमंत्री, उनका वो ड्रीम प्रोजेक्ट कहते थे कि भाई हर गाड़ युक्त शिवार गाड़ मुक्त धरण, यानी किसी भी डैम में वो ये न रहे, मर न रहे और सभी खेत में भरे। लेकिन उसके लिए इतना भ्रष्टाचार किस तरीके से होता है वो आपको मैं बताता हूँ कि समझो 1000 क्यूबिक मीटर किसी ठेकेदार ने वो निकाला, गाड़ जिसको मराठी में कहते हैं, आप हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, जिसको मड़ कहते हैं, जो डैम में ये भरता है, हाँ मिट्टी निकालना है। हाँ, तो भ्रष्टाचार किस तरीके से होता है और कितने प्रमाण में होता है उसका जिंदा उदाहरण हमने हमारे, क्योंकि हम गांव में काम करते हैं, तो 1000 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकाली किसी ठेकेदार ने, और वो जो काम बंद करने का जो ड्यू डेट होता है वो होता है 30 मई, यानी 30 मई के बाद आप काम नहीं कर सकते। और जब हमारे यहाँ जो हमारे महाराष्ट्र के बारिश आने के जो होता है वो जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में, तो एक हाथ ठेकेदार ने समझो 1000 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकाली उस डैम में से, और उसने यदि 4000 या 5000 क्यूबिक मीटर मिट्टी हमने निकाला, उसका यदि बिल उसको दे दिया गवर्नमेंट के ऑफिसर को, तो दोनों के ये होती है, तो निकालेगा 1000 क्यूबिक मीटर मिट्टी, लेकिन बिल निकालेगा 5000 का। और तब तक ये जो 15 दिन का उसमें जो है, 15 दिन में हमें पता भी नहीं चलता है कि उसने क्या बिल दिया है। हर एक गांव की जो पंचायत उतनी तो सजग नहीं रहती है। तो इस दृष्टि से है कि अभी एजेंसी रूप में बैठा है कि जो जो योजनाएं वहां से आएगी गवर्नमेंट की तरफ से वही काम हमें करना है। जैसे मैं एक उदाहरण हमने इसमें भी लिखा है, किससे गांव वालों ने हमने सोलर लाइट की डिमांड की नहीं, किसी भी गांव वालों ने नहीं की है, क्योंकि हमारे गांव में ऑलरेडी लाइट है ही। लेकिन फिर भी हमारे जो फाइनेंस जो हमारा ये होता है वित्त आयोग जिसको कहते हैं, उसमें से हमारा ही पैसा काटते हैं और हमें सोलर लाइट भेजते हैं। 20-25 हजार रुपए एक सोलर लाइट की प्राइस होती है और खाली उसकी 1 साल की लाइफ होती है उस सोलर लाइट की। इसलिए, और लेकिन वो सोलर लाइट हमारे 25,000 काटा, लेकिन उसमें से वो 12-13 हजार 15 हजार की सोलर लाइट होती है। तो इस दृष्टि से हमने जो डिमांड नहीं की है वो भी भेजते हैं। वो क्यों भेजते हैं कि वो जो सोलर लाइट तैयार करने वाली कंपनी और हमारा जो मिनिस्ट्री संभालने वाला उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर और बाकी उसके ये उनका सब जो जोड़ मेल रहता है, उसमें से इस तरीके से एजेंसी के रूप में हमारा यूज हो रहा है पंचायत का, और उस कारण सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या जो वर्तमान पंचायती राज है उसमें जो भ्रष्टाचार है उसको कभी भी किसी भी तरीके से खत्म किया जा सकता है? हमने 3 इसके लिए बातें ये दी है, गवर्नमेंट को चैलेंज दिया है, सिर्फ ऐसे बोलने की बात नहीं है। यदि ये 100% 100% ये स्वीकार करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो पंचायत से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र 3 स्तर पर है, पंचायत है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है,
तीन स्तर पर जाने वाला जो मेंबर है उसको 1 रुपया भी खर्चा करने के, इलेक्शन चुनकर आने के लिए 1 रुपया भी उसका इलीगल तरीके से खर्चा नहीं होगा। ये पहला चैलेंज हम दे रहे हैं। दूसरा चैलेंज हम गवर्नमेंट को ये दे रहे हैं कि जो आदमी आएगा वो 1 रुपया भी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। ये दूसरा हम चैलेंज गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और तीसरा चैलेंज यह है कि जिसको ग्राम सभा कहते हैं कि ग्राम सभा ये गांव का मुख्य यानी कायदे मंडल है, वो एक भी ग्राम सभा तहकुब नहीं होगी। आज की डेट में हर साल में 4 ग्राम सभा लेनी होती है हर पंचायत को, लेकिन 10% भी पंचायतें आज नहीं होती है, वो सब रिजेक्ट होती है। तो 100% ग्राम सभा होगी और चुनने के लिए उसको 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना होगा, और चुनकर आने के बाद वो 1 रुपया भी भ्रष्टाचार करेगा ही करेगा नहीं। वो ये गारंटी, ऐसा नहीं कि भाई आप पैसा नहीं देना, आप प्रामाणिकता से इलेक्शन लड़ो, ये हमारे इसमें बातें ही नहीं है। वो 1 रुपया खर्चा करेगा ही नहीं। इसका सादा उदाहरण है, जब आपने समझो किसी में इन्वेस्ट करते, कोई धंधा लगाते हैं, जब आपको लगता है कि मैं 100 रुपए यदि इन्वेस्ट करूं तो मुझे उसमें से 200 रुपए 300 रुपए मिलेगा, तभी आप इन्वेस्ट करेंगे ना। जब आपको लगेगा कि मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करने से मेरे 50 रुपए भी नहीं निकालेंगे, तो आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आज लोग इतने लाखों करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्चा इसलिए कर रहे हैं तो उसको उसमें से जितना लगाए उससे ज्यादा पैसा मिलता है, प्लस उसको प्रतिष्ठा भी मिलती है, और प्लस उसके आने वाले जो पीढ़ी है, बाल बच्चे, उसका भी एक उसके लिए माल तैयार, रोड मैप तैयार बनता है। इसके लिए आज भ्रष्टाचार इलेक्शन में हो रहा है। हमने वो सब लाइन ही कट ऑफ कर दिया है। इसको बिल्कुल वो भ्रष्टाचार करने का उसको रहेगा ही रहेगा नहीं। यहाँ 2 प्रश्न है बीच में। पहले मैं थोड़ा सा संदर्भ, क्योंकि आपसे आने से पहले मैंने एक कथा आपसे कही थी कि लोकतंत्र, भारत का जो लोकतंत्र प्रथा क्या थी, तो उसमें मैंने मत्स्यकार की बात कही थी, बुद्ध की कथा कही। तो बुद्ध की कथा में जो मत्स्यकार था, जो विज्जी गणराज्य में चला गया, तो वो क्या बन गया, क्या कहलाया? लोक प्रतिनिधि। परंतु वो असल में किसका प्रतिनिधि था? राजा का। वो काम किसके लिए कर रहा था? राजा के लिए। और दिखावा किसका कर रहा था? समाज का। तो जब समाज का प्रतिनिधि कहलाएगा, समाज का प्रति दिखाएगा, समाज का प्रति मान सम्मान समाज का खाएगा और काम करेगा राजा के लिए, तो वही होगा जो हमारे गांव का हो रहा है। ये पहली बात। अब दूसरी बात है कि हमारे यहाँ भी, जैसे इन्होंने कहा कि एक इलेक्टेड मेंबर होगा और 3 सिलेक्टेड मेंबर होंगे, यानी गांव के, इन दोनों का है, उसको नियंत्रित करेगा। ये बिल्कुल वैसी हो गई कि गवर्नर तो आएगा सरकार से, ठीक है, और मंत्रिमंडल होगा गांव का या स्टेट का या लोगों का, ठीक है। किसकी चलेगी? सत्ता किसके पास? पुलिस किसके पास? साइन किसके पास? इनेबलिंग अथॉरिटी किसके पास? और सारे के सारे उनके अधिकार भंग करने की सत्ता किसके पास? सरकारी गवर्नर के पास। तो एक गवर्नर चाहे तो सारे के सारे सिलेक्टेड इलेक्टेड मेंबर को घर भेज सकता है, और एक राजा की पूरी की पूरी डिक्टेटरशिप कन्वर्ट कर रहा है। और आपके सामने 1947 से लेके आज तक जो भी केंद्र से, मतलब की राज्य सरकार या कोई भी किसी तरह की अन्य सरकार, जब भी केंद्र यानी राजा के विरुद्ध या अलग खड़ी हुई है, उसका आशय यही हुआ है। उसका क्या उपाय है? नहीं, ऐसा है कि दिक्कतें है इसलिए हम लड़ रहे हैं। यदि कुछ दिक्कतें नहीं होती तो आप यहाँ 300 लोग इतना अपना अपना खर्चा करके इतने दूर से नहीं आते थे। हमें लगता है कि आज भी इसमें और समस्या कभी भी वो शाश्वत काल तक नहीं होती है। जैसे कहते हैं कि भाई अंधेरे को आप कितनी भी गाली देंगे तो अंधेरा दूर नहीं होगा। अंधेरा दूर करने के लिए एक तो आपको मोबाइल की टॉर्च लगानी पड़ेगी या दूसरी कोई टॉर्च लगानी पड़ेगी। तो वैसे ये हमारी लड़ाई है। जो भाई ने कहा कि अभी सब कुछ सरकार के, आज सरकार के पास है। हम यदि लोग तैयार हो गए तो वो पूरा ही कल भी सरकार के पास रहेगा, ऐसा नहीं। आज सरकार के पास है, हमने वो उस तरीके से व्यवस्था बनाई है, और वैसी व्यवस्था को वो लोग गलत तरीके से चला रहे, इसलिए है। इसमें से सुधार करना है, इसलिए तो हम लोग बैठे हैं। तो सुधार की संभावना हर समय रहती है। समस्याएं कभी भी शाश्वत काल के लिए नहीं होती है।
समाधान शाश्वत काल के लिए होता है। उसका समाधान क्या है? जो मैंने प्रश्न आपसे कहा है कि एक गवर्नर आएगा, एक सरपंच आएगा, आपके ग्राम सभा के सारे मेंबर को एक बार बैठ ले या 100 बार बैठे, वो उसको निरस्त कर देगा। क्योंकि ग्राम सभा के हाथ में बजट नहीं है, ग्राम सभा के हाथ में पुलिस नहीं है, कलेक्टर नहीं है, सरपंच ना सॉरी और जितने भी अधिकारियों को नहीं है, परंतु उनकी अथॉरिटी तो गांव पे है। उनकी अथॉरिटी को तो वो ग्राम सभा चैलेंज या क्वेश्चन नहीं कर सकती। अब क्या होगा? फंड हमारे इसमें है। वो कैसे? नहीं, ग्राम सभा जो हमने कहा है ना कि अभी जो मेरे गांव में जो डैम से मिट्टी या कौन सा रोड बना है वो सब एमएलए तय करता है। इसमें वो नहीं होगा कि रोड कौन सा बनाना है, क्या कौन से बनाना है, वो जो गांव की पंचायत है वो तय करेगा। इसलिए खाली गवर्नमेंट जो है वो 15%, 20% हमने रेशियो उसका 15% है, यानी 6 लाख करोड़ हमारे इसका ये है पर इनकम है साल भर का महाराष्ट्र स्टेट का। तो उसमें से 60% हम ग्रामीण लोग हैं। 351 जो ब्लॉक है उसमें हम 60% लोग रहते हैं। तो उसका जो कुछ रेशो तय होगा और उस रेशो के अनुरूप वो पैसा वो सीधा पंचायत को प्राप्त होगा। इसलिए फंड पंचायत के पास रहेगा, आज के डेट में नहीं है। आप कह रहे आज के डेट के लिए ठीक है, लेकिन जब इसमें सुधारना होगी तो वो सब फंड अधिकार ग्राम सभा के पास रहेगा। देखिए फिर से सवाल आ गया कि जो पंचायत है वो तो इलेक्टेड है, वो तो सीक्रेट बैलेट से आई है, और पंचायत का जो हर प्रतिनिधि खड़ा है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, और पॉलिटिकल पार्टी किसी लोग प्रतिनिधि के लिए नहीं है, वो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। वो लोगों का वोट तो लेती है परंतु उनके प्रति कोई जवाबदारी लेती नहीं है, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सत्ता और प्रॉफिट के लिए काम करती है। ठीक है, उसका गांव के प्रति वोट लेने के अलावा, वहां से प्रॉफिट कमाने के अलावा उनका कोई भी हेतु नहीं है। तो आपने उसको बजट दे भी दिया तो उसका क्या करेगा? वो इस तरह के ही ठेके देगा, वो बैठ के ठेके देगा, सोलर लाइट को ठेके दे देगा। ठीक है, गांव गांव में सोलर लगाना है तो सोलर लाइट कितने की और उसमें कितने का हाफ बजट बैंक सरपंच और स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्टर इनके नए नए ठेके लगाएंगे, और जिसकी जरूरत नहीं है उसको गांव में डालेंगे, और जिसकी जरूरत है और उसको वो असहाय निर्दय छोड़ देंगे। किसकी जरूरत है गांव में? अच्छे स्कूल की, अच्छे विद्यालय की। प्रॉपर्टी किसकी? गांव की। परंतु उसमें ऐसा बेकार, थकेला, करप्ट, शराबाशी टीचर देंगे कि जो वहां पढ़ाएगा नहीं। तो व्यवस्था होगी गांव की, तो गांव की जो व्यवस्था है, गांव का जो स्कूल है वो लगातार मरता चला जाता है। आज के डेट में वही है। और यही काम हमारे स्वास्थ्य का होता है कि गांव का जो हेल्थ सेंटर है वो किसका है? गवर्नमेंट, गांव का नहीं, गांव का। परंतु उसमें जो डॉक्टर अपॉइंट करेगा और उसकी जो पॉलिसी अपॉइंट करेगा वो कौन करेगा? राइट। उसी तरह से गांव के झगड़े निपटाने की सत्ता, ठीक है, सरपंच के पास है, पर सरपंच किसके लिए काम कर रहा है? सरकार के लिए और पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो उसके लिए गांव का हित इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसी तरीके से कहने का यही बात है कि सरपंच की व्यवस्था, जिसका उत्तरदायित्व, जिसका प्रॉफिट, जिसकी सत्ता गांव के दोबारा आती है परंतु गांव में निहित रहती नहीं है, क्योंकि जैसे उसको सत्ता मिलती है उसकी सत्ता में क्या होता है? पुलिस, डंडा, फंड, वो ऊपर से रहता है। ठीक है, तो उसके सामने एक ग्राम सभा का प्रतिनिधि हो या 100 हो, खड़े रह पाएंगे? रह पाते हैं? अभी है? इस समस्या का निदान कैसे होगा? मैं सही कह रहा हूं? क्लियर है? ऐसा है नहीं, इसीलिए वो सब कुछ समस्या के रूप में है, लेकिन ये सब जब ये सुधारना होगी तब नहीं होगा इतना मैं, और उसके लिए हम लगे हुए हैं। जरूर निश्चित आपको एक मॉडल के रूप में हम देंगे। वेरी गुड। तो मैं ये प्रश्न इसलिए कह रहा था कि जनता सरकार मोर्चा इन सभी प्रश्नों के ऊपर गहराई से सोचता है, और उसका जो विकल्प है, प्रायोगिक और व्यवहारिक विकल्प है, हम उसके बारे में भी बात करते हैं। मुझे लगता है कि नेक्स्ट सेशन में हम इस बात को जारी रखेंगे और उस मुद्दों को भी गहराई से देंगे। हमारे बहुत से साथियों के पास काफी व्यवहारिक सुधार उसमें है। सही है ना? सही है।
और इसमें कुछ और सजेशन है तो आप जरूर दीजिए पढ़ने के बाद। जैसे मतलब जो एक मिनट वोटर के लिए मतलब जो यहाँ एज दीजिए कितना माइक, होगा? एक मिनट माइक लीजिए। देखिए सारे सेशन ना बहस में नहीं चलते। मतलब जो एक अब हम वोटर होता है, अब हम मलाई नचोड़ने के लिए आए हैं, बिल्कुल, तो संवाद से निकलेगी वो। संवाद होना ही चाहिए। हाँ, जो एक वोटर होता है उसका 18 प्लस होने के बाद उसको वोटिंग राइट्स मिलता है, यही है ना? तो मतलब उसका मतलब जो जब वो पैदा हुआ ना तो उसी हिसाब से हम एज मानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये 3 किस्म का होता है, कहीं मैंने पढ़ा। जो एक जो पैदा हुआ उस तारीख के अनुसार काउंट किया जाएगा। एक दूसरा होगा कि मतलब उसका फिजिकल क्या है, मतलब जैसे कल प्रकाश सर आए थे तो वो 71 के नहीं लग रहे थे, वो लग रहे थे 45 के। अब यहाँ डॉक्टर रीना भी बैठी है, मतलब वो देखने से मेरे को लगा था कि वो 32 समथिंग 30 राउंड अप की होंगी, लेकिन शायद मैं भी ज्यादा पता है वहाँ में तो उस हिसाब से मतलब एज वो हो गया। और एक होगा मेंटल एज जो आईक्यू के हिसाब से जाता है, तो उस हिसाब में अगर वोटर तो मतलब पैदा होने के हिसाब से तो मतलब उम्र का हो गया, लेकिन उसको अपना अधिकार का पता नहीं है, वो पता नहीं है, तो मतलब वोटर के जो राइट्स है या सर्टिफाइड वोटर जिसको मतलब जो वोट करने जा रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए। तो उसमें कुछ आपने रिसर्च किया? उसमें नहीं, इसमें तो रिसर्च नहीं किया है। ऐसा है कि अबो 51 पॉलिटिकल की जो भाषा है वो अबो 51 की है, और एजुकेशन हमारा जो शिक्षा डिपार्टमेंट उसकी भाषा 35 प्लस की है। आपको 100 में से आप 65 भी गलत हो गए, 35 यदि आप सही है तो आप अगले क्लास में जाते हैं। इलेक्शन में हमारा 51 होता है, तो उसी दृष्टि से आज की व्यवस्था में आप जो कह रहे हैं आईक्यू, फिर आप आईक्यू सब करना, क्योंकि देश की व्यवस्था चलाना कोई एक मध्य बिंदु उसका तय करना होता है। इसलिए 51% जो मेंबर यानी वोटर होते हैं वो उतनी समझ उसकी बनी हुई रहती है, 100% की कभी नहीं बनी हुई रहती है, या 90% एकदम गलत लोग हैं और 10% खाली आईक्यू अच्छा, ऐसा नहीं होता है। 51% से लोग अधिक अच्छे हैं, 80% मेंबर अधिक यानी वोटर बहुत यानी सही होते हैं, जिसको आईक्यू कहते हैं, समझदार कहते हैं। तो इस दृष्टि से तो फिर वो कोई उसका ये नहीं है, इसलिए कोई तो भी एक माप है वही होगा, फिजिकली होगा एज के अनुरूप। मतलब जो लॉ होता है, कानून, वो हमारे स्कूल में सिखाया नहीं जाता। जब तक आदमी वोट डालने के लिए रेडी हो जाता है, रेडी हुआ। और मैंने भी मतलब बीबीए करते टाइम सेकंड ईयर में जाके मेरे को पता चला कि जब कॉन्ट्रैक्ट लॉ हमने स्टडी किया तब पता चला कि लॉ का लिंक ये होता है। तो मतलब अगर यहाँ नहीं पढ़ाया जाता, भारत में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में जो राइट्स है ना उसकी प्रैक्टिस की जाती है, करवाई जाती है, तो पढ़ाया जाता है। इंडिया में एक सिटीजन के फॉर्मल राइट क्या है वो सिस्टमैटिकली पढ़ाए नहीं जाते। ठीक है, एक गांव के क्या राइट है वो भी पता नहीं है। पुलिस के एक ऑफिसर से, कांस्टेबल से कि आप क्या अपेक्षा करते हैं ये भी नहीं पढ़ाए जाते। तो जिसको हम बोलते हैं ना सिविक्स, वो सिविक्स नाम का एक चैप्टर है, परंतु उसमें उसकी कोई सिस्टमैटिक पढ़ाई और अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस वो कभी नहीं करवाया जाता। कि प्रैक्टिकली पुलिसमैन वहां पे है, बच्चे को उसके पास लेके जाना, उनका पुलिसमैन से वो क्या क्या अपेक्षा कर सकते हैं, पुलिसमैन उसकी कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है, ये यूरोप में सिखाया जाता है। यूरोप में यहाँ के अंतर है कि मतलब मैं पुलिस के साथ काम करता हूँ, तो पुलिस यूनिफॉर्म में हम काम कर रहे थे, तो हमने कहा कि इंडियन पुलिस और वेस्टर्न पुलिस में क्या अंतर है। मैंने कहा वेस्टर्न पुलिस और इंडियन पुलिस में ये अंतर है। फिल्म आई थी ना, ठीक है, 50 कोस तक जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती कि बेटा सो जा नहीं तो पुलिस आ जाएगी, गब्बर सिंह आ जाएगा। अब गब्बर सिंह तो है नहीं, कौन आ जाएगा, मैं पुलिस को बुला। तो यहाँ पे जो माँ है वो बच्चे को, पड़ोसी है जो बच्चे को, नेता है जो बच्चे को यानी जनता को डराने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे मतलब 30,000 लोगों के ऊपर एक पुलिस है, वो संवाद नहीं कर सकता, वो आपकी समस्या नहीं समझ सकता, वो सिर्फ आपको कंट्रोल कर सकता है डंडे और लाठी से। ये पुलिस का रोल है, ये पुलिस का रोल है। परंतु यूरोप में क्या है, 500 लोगों के ऊपर एक पुलिसमैन, तो वहां पे क्या है, तो जैसे ही पुलिसमैन दिखता है बच्चा कहता है पुलिस अंकल, पुलिस इज माय फ्रेंड,
पुलिस इज माय सेवियर, पुलिस इज माय सपोर्टर, पुलिस इज माय गाइड और पुलिस इज माय मैन फ्राइडे। कोई भी समस्या हो तो पुलिस वहां पे है। ये एक अंतर है और ये जो अंतर है इसको पूरा करने की जो प्रक्रिया वो बहुत लंबी है। उसके लिए कोई फंड, कोई कानून में सुधार, अभी भी जो हमारा पुलिस अधिनियम है, ठीक है, वो 18वीं शताब्दी का है, 1861 का, जो अंग्रेजों के रूल है उसी रूल से पुलिस आज तक चल रही है। उसमें जो पुलिस रिफॉर्म एक्ट है वो इंडिया में बना 1991 में, उनको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया और उसको इंप्लीमेंट क्या है कि उसको ही पढ़ के हूबहू पाकिस्तान ने लागू कर दिया पर इंडिया ने लागू नहीं किया, राइट। और अब जो नया किया है वो तो माशाल्लाह है, टोटल कंट्रोल, मतलब पुलिस को अब आपने डिक्टेटर की पोस्ट दे दी, ठीक है। उसमें जो हेल्पफुल जो नेचर है, अब पुलिस क्या है, वो केवल और केवल नेता के अधिकार से काम करेगा, पब्लिक उससे कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकती, एब्सोल्यूट पावर उसको दे दी। यानी आपको एक छोटी सी गैदरिंग भी करनी है तो आपको पुलिस से परमिशन लेनी है। मैं समाज हूं, समाज संविधान में दर्ज है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम मालिक हैं। हम मालिक को, इस मालिक को नेता यानी जो हमारा प्रतिनिधि, हमारा नौकर है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है और वो भी कहता है कि नहीं मेरे नौकर जो मुझको जरूरत मांगता तो उससे परमिशन लो। तो यहां से ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है कि देखने में कुछ और, रियलिटी में कुछ और। हमारे मित्र हैं, इन्होंने यूपी के आपके इसी तरह का जो कानून व्यवस्था है ये खुद ही रखने तो ज्यादा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता सरकार मोर्चे के सभी सदस्य अपनी अपनी समझ रखते हैं, राइट, उनके पास अपने संकल्प हैं और अब आगे की जो ट्रेनिंग है, अभी तो हम सामूहिक ट्रेनिंग कर रहे हैं जिसमें सभी विषयों को ले रहे हैं, राइट, परंतु अगली जो ट्रेनिंग है वो हमारी विषयगत चलेगी। पंचायती राज की ट्रेनिंग अलग चलेगी, स्वास्थ्य की ट्रेनिंग अलग चलेगी, शिक्षा की ट्रेनिंग अलग चलेगी और जितने भी समाधान है उसको विधिवत लेने के लिए आगे हम चलेंगे, ठीक है। वो अगला दौर शुरू होगा, तब जाके हमें गांव में प्रतिनिधि तैयार करने पड़ेंगे क्योंकि अब गांव की सीमा गांव तक नहीं है। मैं आप छोटी सी एग्जांपल देता हूं, फिर आते आप बैठे ना, हाँ, उनको आप आइए ना इधर, बैठिए इधर। पंजाब का शायद ही कोई गांव होगा जिसमें कम से कम 20 युवा विदेश नहीं होंगे, कनाडा नहीं होंगे, इंग्लैंड नहीं होंगे, राइट, ठीक है। तो अब तो हर देश में चुनिंदी पंजाब बसने लगा, इंग्लैंड में बसने लगा, कनाडा में बसने लगा। तो वहां की सरकार की जो पॉलिसीज बनती है उसका मेरे गांव पे असर पड़ता है। वहां ट्यूडर का जो सिलेक्शन होता है या ट्रम्प का सिलेक्शन होता है उसका मेरे गांव पे काम फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, डायरेक्ट पड़ रहा है या इनडायरेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो उसका असर मेरे गांव में पड़ता है, उसका पेट्रोल की डीजल की प्राइसेस में पड़ता है, ठीक है, उसका जनरल प्राइसेस में फर्क पड़ता है, राइट। देश की पॉलिसीज के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, प्राइसेस के ऊपर असर पड़ता है। अब हम उस दौर में नहीं रह रहे जहां गांव अलग था, स्वावलंबी था, स्वनिर्भर था, स्वनियंत्रित था। अब हमारे गांव के ऊपर, हमारी पॉपुलेशन के ऊपर पूरे के पूरे दुनिया में पड़ने वाली घटनाओं का असर पड़ रहा है। तो उस दौर में हमें गांव को पुनः परिभाषित करने की जरूरत है और उन चुनौतियों को अगर हम, क्योंकि फर्क पड़ रहा है परंतु हम उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दे सकते, उससे हम अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, उसका सामना करने का हमारे पास कोई प्लान नहीं है, सरकारों के पास भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है। तो उसके लिए हर गांव अपनी रक्षा सुरक्षा करने के लिए अपने बीज और अपने औलाद हमारे दोनों लूटे जा रहे हैं, केवल प्राइसिंग डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे हमने नौकरी दी 20,000 की, इसकी 30,000 की, यानी सरकारी नौकरी हमें 30,000 35,000 में दी और वहां पे जाके वो लाख रुपया पेट्रोल में पंप भरने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे वो फर्स्ट ग्रेड सिटीजन होकर भी तो उसको त्याग के वहां पे वो थर्ड ग्रेड सिटीजन बन के बैठता है, पेट्रोल भरता है,
परंतु क्योंकि प्राइस डिफरेंस है, ये छोटी छोटी घटनाएं हैं जिससे हमारा बीज और हमारी नस्ल दोनों बर्बाद हो रही है। ये प्राइस डिफरेंस, क्योंकि इसके ऊपर गांव का कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस तरह की सैकड़ों अनेकों चुनौतियां हैं जिनको हमें बैठ के सोचना पड़ेगा, जिसके बारे में सरकारें नहीं सोचेगी, क्योंकि सरकारें का काम है ठेका देना और उससे प्रॉफिट कमाना, राइट? ये है, और वही काम हमारी पंचायत कर रही है। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, और जो असली समस्या है उसके ऊपर कोई कुछ ना सोच रहा है ना कर रहा है। उसके लिए हर एक गांव को स्वावलंबी बनाना, समझदार बनाना, अवेयर बनाना और वहां लीडरशिप को तैयार करना, ये जनता सरकार मोर्चे का इससे पहले कम से काम नहीं होगा। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सूर्य प्रकाश पांडे है, मैं बहराइच उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा एक मुख्य सवाल ये था जो सर ने बताया कि भाई ऐसी व्यवस्था मेरी है, मैंने जो सुझाव दिया है आप तैयार कर रहा हूँ, इसके माध्यम से ये समस्या का समाधान हो सकता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी प्रावधान बने हुए हैं, इसके अंतर्गत सारे प्रावधान हैं। उसमें सिलेक्टेड मेंबर भी अपनी बात, जनता अपनी सिलेक्टेड मेंबर के साथ या स्वयं भी अपनी बात कर सकती है ग्राम सभा के माध्यम से, और ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के माध्यम से सारे निर्णय लेने के प्रावधान है। ब्लॉक में ब्लॉक पंचायत के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत सदस्य जनता के माध्यम से जाते हैं, निर्णय करने का उनको अधिकार है। और ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत में समेत डायरेक्ट फंड प्राप्त होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि फंड उनको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, फंड भी मिल रहा है, लगातार हर महीने मिलता है, तो जरूरत के अनुसार अपना रिसीव कर सकते हैं। उसके बावजूद चुनाव में लड़ने के लिए मिनिमम धनराशि निर्धारित नियम में की गई है कि मिनिमम धनराशि जो गरीब भी उसे अफोर्ड कर सकता है। उसके बावजूद भी जो है कार्यप्रणाली में ना कोई सुधार हो रहा है, भ्रष्टाचार और अन्याय लगातार बढ़ ही रहा है। तो जो सर कह रहे हैं कि हमारी जो सुझाव दी गई व्यवस्था जो है वो अगर नहीं ठीक होगी तो मैं लगातार काम करूंगा, उससे हो जाएगा। तो जो चल रहा है तो ऑलरेडी उसमें कुछ नहीं है, जो आप सुझाव दे रहे हैं वो ऑलरेडी लागू है, उसमें भी कोई सुधार नहीं हो रहा है जबकि बढ़ रहा है। तो कैसे भाई क्या करते हैं? और मेरा ये सुझाव है कि जो जनता सरकार मोर्चा जो बात कर रहा है हर मुद्दे की, हर आदमी को लेकर साथ चलना पड़ेगा, बिना समझाए नहीं हो सकता। तो ये वास्तव में मेरा अनुभव है, मैं एक मुद्दे पे भी लड़ रहा हूँ। पिछले साल में मैंने लड़ाई करी थी ग्राम पंचायत से ही, जिसके साथ सिस्टम है जो आगे बढ़ चुका है, सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, वो इस तरह से आप कितने भी जनसंख्या में हो, अगर आपके पास समझ नहीं तो आप धराशायी हो जाओगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा, आप अगर दिए जाओगे। तो ये कहना कि ये मेरी व्यवस्था ठीक रहेगी जो सुझाव दिया है सामने, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं ठीक होगी है। अगर बिना समझ के साथ अगर काम किया जाए तो बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन बिना समझाए बिना लोगों को साथ लेकर चले ये संभव नहीं। नहीं, ऐसा है कि बिल्कुल ये जो भाई हमने कहा रो यही एकदम लकीर है पत्थर पर की, ऐसा कभी नहीं होता है लोकशाही में। वो राजेशाही में हो सकता है कि कहीं हिटलर ने कायदा यानी कानून बना दिया वो सबको। लोकशाही में आप एक नागरिक के तौर पर सिर्फ गवर्नमेंट को सुझाव दे सकते हैं, जैसा हमारा भी एक है, और उसके साथ फिर जब लोकमानस जुड़ता है उतनी ताकत बनती है तो वो फिर वही कानून का रूप भी लेता है। तो उसी के अनुरूप है कि आज हमने ये एक सुझाव दिया है, जो कुछ उत्तर प्रदेश पंचायत का डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जो है वो भी उत्तर प्रदेश पंचायत राज में काफी काम करते हैं, उनसे भी मैं कांटेक्ट में हूँ। कभी भी कोई एक आध जगह एक प्रयोग सक्सेस नहीं हो इसलिए वो दूसरी जगह भी नहीं होगा, और वो जो कह रहे उसके अनुरूप मेरा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन वाला कि भाई 1 रुपए खर्चा करके आप मुझे कोई दूसरा सुझाव बता दो कि हाँ बिना खर्चा करके जो आदमी जाता है, और दूसरा जो है वो जो आएंगे वो 1 रुपए भी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, और दूसरा हम आत्मा जिसको कहते हैं वो ग्राम सभा है। 3 बातें यदि आप कहते कि हाँ मेरे पास ये ढांचा है तो हम आपका मान लेंगे, इसलिए मेरा है ये अंतिम है ऐसा नहीं करे, लेकिन ये 3 निकष है उसके, ये 3 निकष आप पूरा करने वाली कुछ व्यवस्था बताएंगे तो वो हम स्वीकार कर लेंगे। वो भी हमने गवर्नमेंट को भी वही कहा है, इसलिए लोकशाही में ये कभी नहीं होता है कि मैं जो कहा वो अंतिम और जो भाई साहब ने जो कहा उस पर हम विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। विरोध या समर्थन नहीं होता है भाई, जिसके लिए हमें लोकशाही प्राप्त है उसका सही
अमल बजानी हो रही कि नहीं, जनता ही सरकार है, वो धरती पर उतर रहा कि नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात वो है। वो फिर आप कहे उसके अनुरूप आए या मैं कहे उसके अनुरूप आए। जैसे एक हमारे इसमें मन है कि पेड़ लगना चाहिए, वो मेरे पानी डालने से जिंदा रहे या आपके जिंदा रहने से, हमें वो भाई मैं पानी डालू तो कोई पेड़ जिंदा रहेगा, ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। आग्रह क्या है, पेड़ जिंदा रहना चाहिए। तो इसके अनुरूप जो लोकशाही है वो जिंदा होनी चाहिए। लोकशाही यानी लोगों ने लोगों के लिए लोगों के द्वारा, ये डेफिनेशन धरती पर उतरनी चाहिए। आज हो रहा है पार्टी ने पार्टी के लिए, पार्टियों के लिए, पार्टी के जगह लोग आ जाए, बस उसके लिए जो सही व्यवस्था होगी वो हम स्वीकार करना है। और किसी एक के पास नहीं होता है, सब मिलकर ही ये होता है, और संगठन में वो ताकत तो है, उसको हम मान्य करते हैं। नहीं सुनिए, मेरा सवाल संजीव जी से है। मैंने उनको सुना था, शायद उन्होंने कहा था कि ग्राम सभा अभी जो है वो है, वो बाद में करेंगे। हाँ, इनका सवाल ले लेते हैं फिर। महाराष्ट्र में ऐसे बड़े बड़े नेता पूछिए जो ग्राम प्रश्न सब पे जाना चाहिए। मेरा सवाल ऐसा है कि मैंने महाराष्ट्र में मुंबई में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े नेता गए हैं वो हमारे ग्राम पंचायत से यहाँ से गए, वो गांव की समस्या को जानते हैं, वो उसको देखे हैं। वो उतने बड़े पद पे जाने के बावजूद भी वो कैसे भ्रष्ट हो जा रहे हैं। अगर पहले ही उनको लालच दिया जा रहा है, कुछ भी दिया जा रहा है, लेकिन वो एक जड़ से जुड़ेगा क्या? वो गांव, वो जो समाज, उसको ये तैयार नहीं कर पाया कि तुझे हमने ग्राम समाज, ग्राम पंचायत से लड़ते लड़ते उस पद तक पहुंचा, फिर भी तू वहां पे जाके भ्रष्ट हो गया। तो किसकी गलती है? ये ग्राम समाज की गलती हो गई, समाज की गलती हो गई, या सिस्टम की गलती हो गई? किसकी गलती हो गई? और ऐसे नहीं रहेगा। आपके नागपुर शहर से दो बड़े बड़े नेता हैं, अभी स्टेट में नहीं, सेंटर में भी है। आप कैसे इसको देखते हैं? ऐसा है कि वो उदाहरण दे रहे, वो हमारे यहाँ का विलासराव देशमुख है, हमारे यहाँ के जो एक चीफ मिनिस्टर होकर है, वो पहले गांव के सरपंच भी थे, सरपंच वो जिला परिषद के वो अध्यक्ष भी बने, और वो फिर वो सीएम भी बने। तो वो तो भैया सिस्टम का ये है। उसमें से एक जो टीचर है वो 100 बच्चों को सिखाता है, उसमें से कोई चोर भी बनता है तो कोई साइंटिस्ट भी बनता है। इसीलिए वो जो आप बात करते हैं तो वो उसमें से होता है। एक आदमी जो है हमारे यही जो लाल बहादुर शास्त्री जो कहते हैं, वो भी एक है कि जिसने भाई अपने बच्चे ने कार चलाई तो उसके लिए कितना उसना और 10,000 रुपए कर्जा निकाल कर जो गाड़ी लेता था, तो वो भी एक हमने पीएम देखा है। और हमारे यहाँ भी एक बाजू में एमपी था, लोगों ने चंदा करके उनको चुन कर दिया, सुदामराव देशमुख हमारे अमरावती के। तो वो तो सिस्टम के कारण होता है, व्यक्ति तो कम ज्यादा होती है। इसलिए इनका सवाल ये है कि एक बच्चा चोर निकल गया या कलेक्टर बन गया, वो उसका व्यक्तिगत उपलब्धि है या फेलियर है, परंतु वही चोर टीचर बन गया तो वो सबको चोर बना देगा। हाँ, समस्या वहां है। तो हम वहां उस बच्चे के साथ, उस नेता के साथ रिस्क नहीं ले सकते कि हम चोर को वहां भेज दें, क्योंकि अगर वो वहां पहुंच गया वो पूरे समाज की ऐसी तैसी जो कर रहा है उसकी क्या व्यवस्था है? एक बार ये तो हो जाए, बोले नहीं हो गया ना बस। मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ये आखिरी की लाइन है, हम जो पूछ रहे हैं ना, उन्होंने सुझाव दिए हैं पुस्तक के अंदर, है ना, सुझाव दिए हैं कि कैसे बेहतर किया जा सकता है। हम यहाँ बैठे हैं ट्रेनिंग में कि भाई इस सुझाव पर हम क्या कर सकते हैं। हम लोग जो व्यवस्था परिवर्तन संकल्प के लिए आए हैं T500 की ट्रेनिंग में, और आपको मैं बता दूं क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग लेकर पहुंचे हैं, इसलिए आप सवाल पूछ पा रहे हैं, इनसे आपको व्यवस्था की समझ है। जो आप हमारे जनता सरकार मोर्चा के स्तंभ और ऐसे प्रतिभा, ऐसे व्यक्तित्व संजीव जी को आप सुनोगे तो प्रश्न आपका बचेगा नहीं। अभी उनका सत्र बाकी है, तो बैठ जाइए, क्योंकि सवाल जवाब क्योंकि 2 बज गए ना, अभी है वापस 5-7 मिनट। हाँ, तो जो सवाल है ना कि ये कैसे होगा, देखो कैसे होगा वो तो लोगों को उस पर काम करना पड़ेगा।
होगा नहीं तो नहीं होगा। ग्राम स्वराज की व्यवस्था गांधी जी ने लिख कर रख दी है, बराबर। उनकी बुक आप पढ़ लेंगे, उसमें पूरा डिटेल उन्होंने लिखा। उन्होंने गांधी जी ने कहा 1947 में कि अब कांग्रेस को खत्म करने का समय आ गया है और हमको गांव में लोगों को ग्राम स्वराज के लिए तैयार करना पड़ेगा। वो लोग जो अति उत्साह में थे 1919 में जलियांवाला कांड हुआ, फिर देश में एक हवा चली, और देश में हवा क्या चली कि भगत सिंह उस समय छोटी आयु के थे, लोगों में हवा चली, इतने लाखों हत्याकांड हो गया था जलियांवाला कांड में। फिर जो गांधी जी ने नेतृत्व लिया देश का 15 के बाद भारत में, और उन्होंने एक आंदोलन किया था, फिर चोरा चोरी कांड में हिंसा हुई, उन्होंने उसको वहीं रोक दिया। तो पूरे देश के लोगों ने उनको कहा कि गांधी जी आपने आंदोलन को क्यों रोक दिया, देश आजाद होने की स्थिति में आ गया है। गांधी जी ने कहा कि लोग आजादी की मानसिकता के लिए अभी तैयार नहीं हुए, तो लोग पहले तैयार होना है भाई। ग्राम स्वराज तो आया रखा है, संविधान में प्रोविजंस है, पहले लाइन लिखी हुई द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन हमको पता ही नहीं करना क्या है, उसके लिए ये ट्रेनिंग है। तो वो जो सवाल है, जब संजीव जी का सत्र आएगा, आप ऐसे विभूति हैं जो 5-6 दिन से हमारे बीच हैं, रीड है इस मोर्चे की, थिंक टैंक है, आप कुछ भी कहो, कितना शब्द कहें, कोई इनके लिए कम ही पड़ेगा। तो वो जब सत्र ये लेंगे, तो अभी जो सत्र अपना होने जा रहा है वो अद्भुत होगा, है ना, क्योंकि आपने ट्रेनिंग्स में देखा होगा, सुना होगा, अभी तो क्लिप्स पहुंची होंगी, अभी पूरा संजीव जी है यहाँ।